गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आई होप कि आप सब फिट होंगे, मज़े कर रहे होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं एक्सरसाइज 5.1 पर। ठीक है ना। अगर आपने इससे पहले इसका इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें, बट फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जाके देखो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको गिवन मिलेगा। ठीक है। बहुत कुछ चीज़ें आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी कि डी क्या होता है, ओके, फर्स्ट टर्म क्या होती है। तो इस तरीके की चीज़ें और कुछ एग्जांपल्स भी हमने किए हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है। ठीक है। देखो, जो 5.1 आपकी एक्सरसाइज है ना, वो इंपॉर्टेंट है आपके बेसिक्स के लिए। क्या अगर आपके बेसिक क्लियर हो गए ना तो आगे की जितनी भी एक्सरसाइजेज आएंगी, जैसे 5.2 आएगी, 5.3 आएगी, तो उसको आप इजीली टैकल कर सकते हो। ठीक है ना, इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो देखो ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट, ठीक है ना, डज द लिस्ट ऑफ द नंबर्स इन्वॉल्व मेकिंग एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना, एंड वाई। कहता है कि इनमें जो ये फॉलोइंग जो आपको कंडीशंस दे रखी है, 1 2 3 4 तक दे रखी है। ठीक है, कहता है कि इनमें से कौन सा जो है वो एपी बना रहा है और कौन सा जो है एपी नहीं बना रहा। तो ध्यान से समझना, मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। The taxi fare after each kilometer, when the fare is 15 for the first kilometer and 8 for each additional kilometer। ठीक है, ध्यान से सुनना। जो टैक्सी चल रही है ना, पहले वाले को सुनो। जो टैक्सी चल रही है उसका फेयर इस तरीके से है कि अगर आप एक सीधी लाइन में, जैसे ये आपका यहाँ से यहाँ तक ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। बेटा समझना है ध्यान से, ठीक है ना। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, इस तरीके से सोन चल रहा है। ठीक है ना, ये 6 है, 7 है, ये 8। ठीक है। कहते हैं कि पहले किलोमीटर अगर आप उस टैक्सी का यूज़ करते हो जाने के लिए, कि आपका जो जहाँ भी जाना है वो आपका 1 किलोमीटर के अंदर है या फिर 1 किलोमीटर पर ही है एग्जैक्ट, तो आपको 15 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ठीक है ना, एज दैट सिंपल। फिर कहता है कि अगर आप उसके आगे भी जाते हो तो अब आपको 15 नहीं 8 रुपये पर के हिसाब से पे करने पड़ेंगे। कि अगर आप 2 किलोमीटर जाते हो ना तो 15 ये और 8 ये, मतलब अब आपको सेम चीज़ ऐड करनी पड़ेगी जितना भी आपको एडिशनल जाना है। तो ठीक है, तो फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, ठीक है ना, फॉर द, ठीक है ना, फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए आपने कितने पैसे देने हैं, 15 रुपये देने हैं। ठीक है ना। फॉर द सेकेंड किलोमीटर अगर आपको 2 यूज करने हैं तो 15 + 8 करना पड़ेगा बेटा आपको। क्लियर। तो इस तरीके से होगा क्या, इस तरीके से होगा कि एक एपी बनेगी आपके पास। ठीक है ना, यहाँ पर आपके पास 23 हो जाएगा। क्लियर, एज दैट सिंपल। और अगर आपको फॉर द 3 किलोमीटर, कि अगर आपको 3 किलोमीटर जाना है तो आपको अगेन 23 + 8 करना पड़ेगा। दैट इज कितना बनेगा भाई आपका, ये बन जाएगा 31। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपको पहले किलोमीटर जाना है तो 15 रुपये देने पड़ेंगे, अगर आपको 2 किलोमीटर जाना है तो आपको 23 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर आपको 3 किलोमीटर जाना है तो आपको 31 रुपये पे करने पड़ेंगे। इस तरीके से इसने टैक्सी वालों ने जो है वो अपना सिस्टम मैकेनिज्म बना रखा है। ठीक है। तो कहते हैं क्या ये एपी में है, तो आप लिखोगे as the numbers 15 23 31 and so on have same common difference। इनका क्या है, सेम कॉमन डिफरेंस है। दैट इज कि हर एक टर्म जो है बनेगी वो किससे बनेगी, जब उसमें 8 प्लस किया जाएगा। दे हैव सेम कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू 8। देयरफॉर फर्स्ट सिचुएशन इज इन एपी, फर्स्ट सिचुएशन इज इन एपी, कि ये जो पहली कंडीशन है ये क्या होगी, एपी में होगी। देखो बेटा सिंपल सा रूल है, सिंपल सा एक सिद्धांत है, सिंपल सी एक बातें हैं कि अगर सेम चीज़ किसी नंबर में ऐड होती जा रही है तो वो भी एपी बनेगा, अगर सेम चीज़ किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट होती जा रही है तो वो भी आपका एपी में बनेगा। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए सेकेंड पे बात करते हैं, यहीं पढ़ लेते हैं, नहीं तो फिर आगे कर लेंगे। ठीक है, चलिए सेकंड पे बात करते हैं। ठीक है, कहता है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है, इसको पिछले वाली स्लाइड पे करते हैं, चलो इस पे करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझ लेना। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर इन अ सिलेंडर एट अ टाइम, कि एक बार में देखो कोई सिलेंडर है बड़ा सा, ठीक है, उस बड़े से सिलेंडर में से हवा निकाली जा रही है। एक बार जब उसे ऑन करते हैं तो 1/4 एयर बाहर निकल जाती है, फिर ऑन करेंगे 1/4 एयर बाहर निकल जाएगी, फिर से ऑन करेंगे 1/4 एयर बाहर निकल जाएगी। तो पूछ रहा है कि अगर इसी तरीके से करते रहें तो क्या ये एपी बनेगा। तो चलिए इसको समझते हैं अब आप।
ठीक है। इसको ना एक एग्जांपल से समझते हैं, वैसे हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं लेकिन फॉर्मूला बहुत लेंथी हो जाएगा बेटा, उसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो, लेट वॉल्यूम इन सिलेंडर, मान लेते हैं जो वॉल्यूम है सिलेंडर में वो कितनी है, 400 क्यूबिक यूनिट मान लेते हैं। ठीक है ना, कि वॉल्यूम क्यूबिक में निकलती है तो क्यूबिक यूनिट मान लेते हैं। ठीक है ना, तो अब देखो करना क्या है, हर बार जो है ना 1/4 एयर बाहर निकलेगी। ठीक है ना, एज दैट सिंपल। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है ना, कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर आफ्टर आफ्टर फर्स्ट आफ्टर फर्स्ट अटेम्प्ट लिख लो कि एक बार जब निकाली गई तो कितना बचा। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, 400 इंटू 1/4 करेंगे तो हमारे पास जो डिवाइड करेंगे 4 से इसको, तो हमारे पास आ जाएगा 100 कि 100 क्यूबिक यूनिट जो है एयर बची। ठीक है ना, अब देखो अगेन वॉल्यूम ऑफ एयर, आपको ये चीज़ ना समझनी है बस, ये इतना टिपिकल नहीं है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर आफ्टर सेकेंड अटेम्प्ट, कि जब दूसरी बार निकाला गया तो क्या, अब बचा कितना उसमें 100, इसका 1/4 करेंगे तो कितना निकलेगा हमारे पास, इसका निकलेगा भाई 25 क्यूबिक यूनिट। ठीक है ना, क्यूबिक यूनिट। अब ये चीजें लिखते रहना। ठीक है, चलें आगे। अब अगेन वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर आफ्टर थर्ड अटेम्प्ट, कि जब तीसरा अटेम्प्ट करेंगे तो कितना, अब देखो बची कितनी है 25, अब कितनी बची है 25, इसका 1/4 निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे 1/4 निकालेंगे तो 6.25 समथिंग कुछ बनेगा। ठीक है ना, 6.25। अब देखो क्या ये नंबर्स जो हमारे पास बचे हैं ये एपी में हैं, तो सीक्वेंस इज, आप ऐसे लिख सकते हो, सीक्वेंस इज 400, फिर उसके बाद बचा 100, फिर उसके बाद 25, फिर उसके बाद 6.25। क्या ये एपी में है, इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितने का भाई, 300 का, इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितने का है भाई, 75 का, इसके और इसके बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, इसी तरीके से क्या ये एपी में है, तो लिखोगे दीज नंबर्स आर नॉट इन AP, therefore the following situation, ठीक है, या फिर द गिवन सिचुएशन लिखो आप, द गिवन, ठीक है ना, जो आपको सबसे अच्छा लगे, द गिवन सिचुएशन मीन समझते हो ना, जो इस सेकंड कंडीशन में कहा गया है, द गिवन सिचुएशन इज नॉट इन एपी, कि ये एपी में है ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। आई होप ये समझ में आई हो, आप एग्जांपल लेके कर सकते हो, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में जो है ना, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में आपको ये नहीं कह रखा कि कितनी एयर उसमें थी कितनी नहीं थी, आप जनरल टर्म भी मान के किसको कर सकते हो। मैंने एग्जाम्पल के तरीके से आपको समझा दिया, वो ज़्यादा ईजी रहता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब थर्ड को समझते हैं, देखो क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल after every meters of digging when its cost 150 for the first meter and the rises by 50 for each subsequent meter। सिंपल सी कहानी है, मैं समझाता हूँ। देखो क्या कह रहा है कि एक आदमी ने ना एक गड्ढा खोदना है। ठीक है, वो अगर 1 मीटर तक खोदता है, पहले मीटर तक खोदेगा तो 150 लेगा। उसके बाद जो भी खोदने का है, आपने जैसे 3 मीटर खुदवाना है तो पहले के लिए तो 150 लेगा, फिर उसके बाद 50, फिर उसके बाद 50, मतलब पहले जो गड्ढा है उसको 1 मीटर तक, पहली बारी में 1 मीटर तक खोदने के लिए 150 चार्ज करता है। फिर आपने अगर ये कह दिया कि चलो 1 मीटर तो खुद गया, आप 1 मीटर और कर दो, तो फिर उसके लिए सिर्फ 50 रुपीज़ चार्ज करेगा। ये कहानी ये कह रही है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ डिगिंग, देखो ध्यान से, इन चीज़ों को समझना होता है बेटा, ये कोई वो थोड़े ना है कि आप रट्टा मार के चले जाओगे। कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 1 मीटर, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 1 मीटर कितना है, 150 है। ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 2 मीटर के लिए कितना हो जाएगा भाई, पहले के लिए तो अब 2 मीटर खोदना है तो पहले तो 1 मीटर तो खोदना पड़ेगा ना, तो 150 खोद दिया, उसके बाद फिर से 150 करेगा तो ये हो जाएगा 200। फिर कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 3 मीटर, 3 मीटर के करने के लिए क्या होगा भाई, 3 मीटर के करने के लिए होगा ये कि ये जो 200 है ना, इसमें फिर से 150 ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 250। क्लियर इज दैट। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 4 मीटर, 4 मीटर अगर आपको करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन 250 में से फिर से उसे 50 रुपये और देने पड़ेंगे, तो ये 300 हो जाएगा। तो क्या ये नंबर्स एपी में हैं, द नंबर्स आर
द नंबर्स आर क्या है, पहले आपका 150 है, फिर 200 है, फिर 250 है, फिर 300 है, तो सो ऑन चलता जाएगा। तो एज द कॉमन डिफरेंस देखो इसके और इसके बीच में 50 का है, इसके बीच में 50 का है, और इसके बीच में भी 50 का है, तो लिखोगे एज द, आप सब में एक जैसा भी लिख सकते हो, एज द कॉमन डिफरेंस इज सेम, एज द कॉमन डिफरेंस इज सेम, ठीक है ना। देयरफॉर द गिवन सिचुएशन, ये जो गिवन सिचुएशन है इज इन एपी। आप सही से लिखना, ये पेन टैब से ना राइटिंग थोड़ी अजीब सी आती है, ठीक है ना, आप अपनी राइटिंग अच्छे से बना के कॉपी में लिखना, ठीक है। चलिए आगे बात करें, तो दीज आर इन एपी, ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, अगला क्या कहता है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 1000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट। नकार दो सिरे से, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है कि जब भी देखो, दो चीजें आपको समझा देता हूं, ठीक है ना। जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना, इस पे होता क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10,000 रुपये किसी से बैंक से लिए, ठीक है, तो आपको उसने बोल दिया कि 10% जो है वो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो नेक्स्ट ईयर कितना देना पड़ेगा, इसका 10,000 का 10% कितना हो जाएगा, 1,000, तो आपको 11,000 रुपये पे करने पड़ेंगे, एज दैट सिंपल हो गया, ठीक है। बट जब आप अगली बार नेक्स्ट ईयर भी नहीं दे पाए, तो 2 साल के लिए लग रहा है, तो अब जो आपका इंटरेस्ट लगेगा ना, वो जो आपने पैसा लिया था उस पर नहीं लगेगा, जो आपका बन चुका है 1 साल में अमाउंट, अब ये अमाउंट हो जाएगा, अब इस पे 10% लगेगा बेटा आपका, ठीक है। तो ये फर्स्ट ईयर का है, ये सेकेंड ईयर का है। अच्छा, थर्ड ईयर में क्या होगा, देखो थर्ड ईयर में जब इसका 10% आप निकालोगे तो कितना निकलेगा, 1100, तो आप क्या करोगे, 10,000 में जो है वो 1100 क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे, तो 11100 मिलेगा, ये थर्ड ईयर पे मिलेगा। और थर्ड ईयर पे अगर आप फिर से निकालोगे तो फोर्थ ईयर पे ये बन जाएगा अमाउंट, ठीक है ना, क्लियर। तो इस तरीके से जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट इज नॉट इन एपी, ये एपी में नहीं होता, ठीक है। अच्छा, होता कौन सा है फिर, सिंपल इंटरेस्ट। अगर आपको कहीं सिंपल इंटरेस्ट पे क्वेश्चन आ गया, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो आपका एपी में होता है, ठीक है ना, ये एपी में होता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इस पे अगर आपने मान के चलो 10,000 रुपये किसी से लिए, उसने बोला कि 10% का आपको इंटरेस्ट लगेगा, तो आप जब फर्स्ट ईयर में लौटाने जाओगे, ठीक है ना, ये है आपका फर्स्ट ईयर, तो आप एक इसका 10% जोड़ दोगे इसमें, तो इसका 11,000 हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। आई होप समझ में आएगा। अगर आप सेकंड ईयर के लिए जाओगे तो अब जो 10% जो आपका इंटरेस्ट लगेगा ना, वो 10,000 पे ही लगेगा, नए अमाउंट पे नहीं लगेगा, जो पहला जो आपने लिया था ना हमेशा पैसा, उसी पे लगता रहेगा। तो फिर से इसका 10%, तो सेकंड ईयर के लिए कितना हो जाएगा, ये फिर से 100 रुपये ऐड करने पड़ेंगे, तो आपको ये कितना हो जाएगा भाई, कितना था 1000, तो 2000 हो जाएगा, ठीक है ना, 12,000 हो जाएगा, 3 साल के लिए फिर 13,000 हो जाएगा ये, ठीक है ना। मतलब हर साल आपको 1,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता, पहले साल आपको 1000 करने हैं, अगले साल 1100 हो जाएंगे, फिर और बढ़ के और हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका ईपी में होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका ईपी में नहीं होता है, एज दैट सिंपल। चले आगे, समझ में आया होगा, आई होप सो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्या कहता है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी। कहता है कि पहली 4 टर्म आप लिखें जिसमें देखो आपका कॉमन डिफरेंस आपको दे रखा है और ए दे रखा है, ठीक है ना। तो आपकी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी भाई 10, सेकंड टर्म क्या हो जाएगी ए प्लस डी, मतलब ए प्लस डी मतलब ए में कितना 10 प्लस डी भी 10 है, तो ये हो जाएगी 20। फिर ए प्लस 2d आपकी टर्म्स हो जाएंगी, तो ए कितना है 10 प्लस, अब देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म लिख रहा हूं तो 2d लिख रहा हूं, फोर्थ टर्म लिखूंगा तो 3d लिखूंगा, एक कम करके लिखूंगा, ठीक है। तो ये a प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा भाई 10 हो जाएगा, तो ये 20 इंटू 30 हो जाएगा, तो यहाँ 10 इंटू 3 इंटू 10 करोगे तो ये आपके पास 40 हो जाएगा। इसी तरीके से पहली 4 टर्म आ गई आपके पास, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है ना। अगेन देखो a की वैल्यू क्या है -2, ये तो आपकी फर्स्ट टर्म हो गई, ठीक है ना। d क्या है 0, तो सेकंड टर्म क्या लिखोगे आप a प्लस डी लिखोगे सेकंड टर्म में, तो उसमें क्या लिखोगे भाई -2 प्लस 0, तो ये भी आपकी -2 आ गई। थर्ड टर्म के लिए क्या करोगे a प्लस 2d लिखोगे आप, तो a की जगह क्या लिखोगे -2 प्लस
टू एज इट इज, डी की जगह क्या लिखोगे 0, तो अगेन आपको -2 मिल गया। डी 0 होने की वजह से क्या हो रहा है कि सेम टर्म आ रही है, ठीक है। अच्छा a प्लस, अगर आपको चौथी टर्म निकालनी है तो a प्लस 3d लिखेंगे आप। तो देखो कैसे होगा, क्या a की जगह रखो -2 प्लस 3 एज इट इज, डी की जगह रखो 0, तो अगेन आपको क्या मिलेगा -2 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस केस में, इस वाले केस में जो d की वैल्यू है वो 0 है। इस वजह से होगा क्या कि आपको ए ही मिलता जाएगा। आप चाहे कोई सी भी टर्म निकाल लो, आप 50th टर्म निकाल लो, आप पहली 10 निकाल लो, पहली 15 निकाल लो, टर्म्स क्या होंगी, सेम ही होने वाली हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी बेटा, ठीक है। देखो थर्ड, देखो थर्ड में क्या है, थर्ड में ए की वैल्यू कितनी है भाई 4 है, डी की वैल्यू कितनी है भाई -3 है। क्लियर, एज दैट सिंपल, समझ में आया। तो आपको फर्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यही आपका 4 हो जाएगा। सेकंड टर्म निकालने के लिए a प्लस डी लिखना पड़ेगा आपको। सेकंड टर्म निकालनी है ना तो a प्लस डी लिखना पड़ता है, ये चीज़ दिमाग में बिठा लो बेटा, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, a प्लस डी, ठीक है। सेकंड टर्म निकालना है तो सेकंड की जगह 1d लिख रहा हूँ मैं एक तरीके से, ठीक है। तो a की वैल्यू है 4 प्लस डी की वैल्यू है -3, तो जब इसे आप सॉल्व करोगे तो 4 -3 कितना बनेगा, 1 बनेगा भाई। फिर आपको थर्ड टर्म निकालनी है तो a प्लस 2d लिखना पड़ेगा। a की वैल्यू है 4 प्लस 2 एज इट इज, डी की जगह -3, तो यहाँ पे 4 - 6 करोगे तो आपको -2 मिल जाएगा। एज दैट सिंपल, आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें, ठीक है। a प्लस फोर्थ टर्म निकालेंगे तो a प्लस 3d निकालेंगे। a की जगह क्या रखेंगे 4 प्लस 3 एज इट इज, डी की जगह क्या रखेंगे -3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 4 - 9 कम्स आउट टू बी -5, मतलब हर एक टर्म में से -3 जो है वो कम हो रहा है, आप इजीली इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड हो गया। चलिए फोर्थ पे बात करेंगे। देखो फोर्थ पे बात करने के लिए करना क्या है, a की वैल्यू कितनी है भाई, a की वैल्यू है आपके पास -1, d की वैल्यू कितनी है 1/2। तो जब फर्स्ट टर्म निकालोगे a, तो वो तो a ही रहेगी। सेकंड टर्म निकालोगे तो a प्लस डी लिखना पड़ेगा आपको, तो a की जगह -1 और d की जगह 1/2। जब इसे आप ऐड करोगे तो देखो एलसीएम लो 2, तो यहाँ पे -2 + 1 बनेगा, तो -1/2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। थर्ड टर्म निकालोगे तो आपके पास देखो क्या मिलेगा, a प्लस 2d, थर्ड टर्म के लिए क्या हो जाएगा a प्लस 2d। तो a की जगह क्या है भाई -1 प्लस एज इट इज 2 एज इट इज, और d की जगह क्या है भाई 1/2, d की जगह क्या है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचा भाई -1 + 1 कम्स आउट टू बी 0। आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए आगे बात करें, आगे बात करते हैं, ठीक है। a प्लस 3d मतलब फोर्थ टर्म, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई -1 + 2 3 एज इट इज इंटू में 1/2। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो -1 + 3/2 मिलेगा आपको। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो ये देखो क्या बनेगा आपके पास, एलसीएम लेके सॉल्व करो जरा इसे, 2 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हो आप, ठीक है, बीच में साइन प्लस का है, तो 2 हो गया। तो जब इसे सॉल्व करोगे आप तो ये -2 पर चला जाएगा, +3 एज इट इज, तो आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं भाई। फर्स्ट टर्म को लिखते हैं a, सेकंड टर्म को लिखते हैं a प्लस डी, थर्ड टर्म को लिखते हैं a प्लस 2d, फोर्थ टर्म को लिखते हैं a प्लस 3d, ठीक है। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। चलो आगे बात करें, आगे बात करते हैं भाई, फिफ्थ पार्ट पे बात करते हैं। देखो a की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, a की वैल्यू दे रखी है -1.25, मैं इसे अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है ना। क्या दे रखा है -1.25, -1.2 और 5, ठीक है, ये दे रखा है। d की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, d की वैल्यू दे रखी है -0.25, ठीक है ना, एज दैट सिंपल। तो देखो जो आपकी फर्स्ट टर्म है वो तो a ही है, ठीक है ना, जो इसने दे रखी है, ठीक है ना। सेकंड टर्म निकालने के लिए आप a प्लस डी करेंगे, सेकंड टर्म निकालने के लिए a प्लस डी करेंगे। a कितना है भाई -1.25, d कितना है भाई +-0.25, एज दैट सिंपल। अब आप करेंगे क्या, देखो ये भी -0.5 है, ये भी -0.25 हो गया, तो ये क्या बनेगा भाई, ये -1.50 बन जाएगा। आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। ऐसे ही जब आप a प्लस 2d निकालेंगे, मतलब थर्ड टर्म निकालेंगे, तो क्या होगा भाई -1.25 प्लस 2 इंटू में -0.25, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा -1.25, ठीक है ना। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को, ठीक है, ध्यान से समझ लो, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो देखो कहानी क्या बनेगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये बनेगा -0.50, जब आप ऐड कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा -1.75, ठीक है ना। आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको, ठीक है। चलिए आगे बात करें, फिर निकालना है a प्लस 3d, मतलब फोर्थ टर्म एक तरीके से, तो इसे आप खुद करें,
ठीक है ना, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ बट -0.25 एज इट इज़। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो -1.25 एज इट इज़ प्लस, प्लस नहीं अब माइनस आएगा, क्योंकि देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना आपका, मैंने दोनों जगह सब हटा दिया वो है ना, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा आपका, तो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे कितना आएगा भाई, 3 से मल्टीप्लाई करने पे 0.75, तो आप जो है इसमें ऐड कर लेना, आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है कि फॉर द फॉलोइंग एपी, ये जो एपी दे रखी है, राइट फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है, मैंने एग्जाम्पल में कराया है, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट के लिए क्या करेंगे भाई, फर्स्ट टर्म, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म के लिए क्या करोगे आप, फर्स्ट टर्म के लिए करना है आपको ए लिखना है, A1, तो वो आपको है 3, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस देखो, कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, इसे डी से भी लिखते हैं, ठीक है ना, इसे स्मॉल डी से भी लिखते हैं, नेक्स्ट टाइम मैं डी से लिखूंगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा भाई, जो पीछे टर्म है ना उसमें से आगे वाली को माइनस कर दो, तो 1 - 3 कम्स आउट टू बी -2, ठीक है ना, एज दैट सिंपल, ठीक है ना। अब देखो सेकंड वाले का देखो, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है भाई, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है -5, डी की वैल्यू कैसे निकलेगी -1, ठीक है ना, ध्यान से सुन, देखो डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, ठीक है ना, डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, डी की वैल्यू निकलेगी जब आप क्या करोगे, -1 में से -5 सब्ट्रैक्ट करोगे, तो माइनस एज इट इज, -5 एज इट इज, तो ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस 5, तो ये बन जाएगा आपके पास 4। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया आपका। इसी तरीके से थर्ड वाले में देखो भाई, थर्ड वाले में क्या है, थर्ड वाले में क्या है, ए की वैल्यू कितनी है भाई, ए की वैल्यू है 1/3, डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, डी की वैल्यू निकलेगी जब 5/3 में से आप 1/3 सब्ट्रैक्ट करोगे, या तो ऐसे कर लो, दूसरा तरीका क्या है, 9/3 में से 5/3 माइनस कर लो, और फिर 13/3 में से 9/3 माइनस कर लो, मतलब किसी में से भी, पीछे वाली में से आगे वाली माइनस कर दो। तो मैं लिख रहा हूँ भाई 5/3 माइनस 1/3 कम्स आउट टू बी, ये दोनों का एलसीएम 3 है तो 3 आ जाएगा, ये जाएगा 5 - 1 कम्स आउट टू बी 4/3। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये वाला आपका होमवर्क दे दूँ, ये वाला आपको होमवर्क दे दूँ भाई, फोर्थ वाला, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, होमवर्क नहीं देना है, बस बाकी सब कर दो। ए की जगह क्या आ जाएगा 0.6, डी कितना आ जाएगा भाई, डी आ जाएगा 1.7 में से 0.6 घटा दो, 1.7 माइनस 0.6, तो आपके पास बचेगा कितना भाई 1.1। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। देखो क्वेश्चन नंबर 3 कितना सिंपल था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। चलें आगे आगे बात करते हैं अब। अच्छा ये है क्या, देखो फोर्थ क्वेश्चन में है क्या कि आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी, इफ दे आर इन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 नेक्स्ट टर्म्स, कि आपको नेक्स्ट टर्म्स लिखनी है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ जनरली, ठीक है, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं करा दूंगा, बाकी सिंपल है वो आप खुद करेंगे, ठीक है। जैसे ए की वैल्यू क्या है 2 है, और फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है, तो देखो 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, इसके और इसके बीच में गैप कितने का है 2 का, इसके और इसके बीच में गैप कितने का है भाई, मतलब प्लस करो ना, 2 में क्या प्लस करे कि 4 बन जाए 2, 4 में क्या प्लस करे कि 8 बन जाए भाई 4 करना पड़ेगा, इसमें और इसमें 8 बन करना पड़ेगा। तो आप देखो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, तो आप लिख सकते हो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, देयरफॉर दे आर नॉट इन एपी, देयरफॉर दे आर नॉट इन एपी, कि ये एपी में है ही नहीं, ठीक है ना। सेकंड वाला देखो 2 है, 5/2 है, 3 है, 7/2 है, तो देखो डी एपी चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, डी चेक करना पड़ता है, तो डी निकालेंगे भाई, डी हो जाएगा भाई 5/2 -2, ठीक है ना, 5/2 -2, तो जब इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा नीचे 2, यहाँ पर 5 -4, आंसर आ जाएगा 1/2। फिर अगला चेक कर लो भाई, अगला चेक कर लो, डी एक बार और चेक कर लो, 3 - 5/2 करोगे, तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो नीचे एलसीएम 2 आ जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा जाके एलसीएम लेके, तो ये 6 - 5, तो ये बन जाएगा 1/2, ठीक है। ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो, अच्छा यहाँ पर भी 1/2 बनेगा, मैंने -1/2 लिख दिया है ना, यहाँ पर भी 1/2 बनेगा, ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ पर भी 1/2 बना, यहाँ पर भी 1/2 बना, तो आप लिख दो दे आर इन एपी, दे आर इन एपी। ये कैसे है, एपी में है क्योंकि डी सेम है। अगर आप करना चाहो तो 7/2 में से इसे जब सब्ट्रैक्ट करोगे 3 को, तो भी आपको क्या मिलेगा 1/2 ही मिलेगा, ठीक है ना, एज दैट सिंपल। तो ये दोनों एपी में हो गए। अब आगे बात करते हैं भाई, आगे बात करते हैं थर्ड वाले पे बात करते हैं।
अच्छा ये क्या कह रहा है कि राइट 3 मोर टर्म्स। अब 3 और टर्म्स लिख देना भाई, लिख सकते हो। जैसे इसमें ये तो एपी में है ही नहीं, ठीक है, ये एपी में है, तो इसकी एपी में आगे की 2 टर्म, जैसे 2 हो गया, 5/2 हो गया, 3 हो गया, 3/2 हो गया, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर 9/2 आ जाएगा, ठीक है ना, फिर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। आप इस तरीके से लिख सकते हैं, मैंने आपको तरीका बताया है, ठीक है ना। ये 4th टर्म निकालनी है ना, तो हम लिखेंगे a+3d, क्या लिखेंगे a+3d, उस तरीके से आप कर सकते हो, नहीं तो पैटर्न ऑब्जर्व करके सिंपली भी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं रहेगा इसमें, ठीक है, क्लियर। चलिए अब आगे बात करते हैं, एक मिनट, ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं, ठीक है, थर्ड वाले पे बात करते हैं, ठीक है। थर्ड वाला देखो क्या है, थर्ड वाले में a की वैल्यू क्या है, -1.2 है, ओके, यहाँ d चेक करते हैं, ठीक है ना, -3.2 -1/2, ठीक है ना, इस तरीके से करो तो ये हो जाएगा -3/2, ये हो जाएगा +1.2। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो d की वैल्यू देखो क्या आएगी, d की वैल्यू, तो इसमें से जब इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2 मिलेगा आपको, क्योंकि 0.0 हट जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो -2 बचेगा। अब एक बार और चेक कर लो, किसी में से 7 में से 7.2 में से इसे घटाते हैं, चलो, -7.2 -5.2, क्या डी में हमें सेम मिलेगा? तो देखो ध्यान से सुनो, -7.2 एज इट इज, माइनस प्लस 5/2, तो डेसिमल वाला पोर्शन तो हट जाएगा, तो 7 में से 2 गया, -2 मिलेगा। एज द डी इज सेम, इस थर्ड वाले में क्या है, डी इज सेम, डी इज सेम, देयरफॉर दे आर इन एपी, दे आर इन एपी, ये किस में है बेटा, एपी में है, क्लियर, एज दैट सिंपल। अगर नेक्स्ट आपको टर्म्स लिखनी है तो 7/2 है, अगला हो जाएगा -9/2, फिर हो जाएगा -11/2, फिर हो जाएगा -13/2। आप इस तरीके से सेम एज आप चीज़ें लिख सकते हो बेटा, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, फोर्थ वाले पार्ट पे ध्यान देंगे, ठीक है ना, आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फोर्थ वाले पार्ट पे ध्यान दो, ठीक है ना, कितना है भाई, डी निकालो इसमें, फोर्थ वाले पार्ट में पहले तो डी निकालो। एपी चेक करने के लिए क्या करते हैं, डी निकालते हैं, ठीक है ना, तो d हो जाएगा भाई -6 -10, तो यहाँ पे कितना मिलेगा भाई -10, -6 + 10, तो आपको मिलेगा 4, क्लियर। अगली बारी में d चेक करो भाई, इसमें से इसे घटाओ तो ये हो जाएगा 2 -2, तो यहाँ पर भी आपको 4 मिलेगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, क्लियर, एज दैट सेड। तो लिखोगे d इज सेम, देयरफॉर दे आर इन एपी, ये किस में है भाई, एपी में है, ठीक है ना। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, एज दैट सिंपल, क्लियर है। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आगे काम करते हैं, फिफ्थ वाले पार्ट पे काम करते हैं, ठीक है ना। फिफ्थ वाला पार्ट देखो, ध्यान से सुनना भाई, पहला क्या है भाई 3, ठीक है ना। फिफ्थ वाले पार्ट में हम पहले निकालेंगे डी निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, इस वाली टर्म में से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 + √2 - 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, आपको क्या मिलेगा, √2 मिलेगा। एक और डी चेक कर लेते हैं, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो देखो 3 + 3 √2 - 3 + 2 √2, ठीक है ना, एज दैट सिंपल है। और ये इंपॉर्टेंट भी है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। तो 3 + 3 √2 - 3 - 2 √2, तो -3 से ये प्लस का 3 कैंसिल आउट। अब 3 √2 है और -√2 है, ध्यान से सुनो, यहाँ पे है 3 √2 - 2 √2, एज दैट सिंपल। तो आप एक काम करो, सिंपल सी, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, ठीक है ना। तो डी सेम है, डी क्या है, सेम है, ठीक है ना, डी इज सेम, देयरफॉर दे आर इन एपी, ये क्या है, एपी में है। अगर आपको अगली 3 टर्म्स लिखनी है तो देखो पैटर्न समझो, यहाँ 3 है, यहाँ 3 + √2 है, यहाँ 3 + 2 √2 है, यहाँ 3 + 3 √2 है, अगले में क्या आ जाएगा 3 + 4 √2, अगले में क्या आ जाएगा 3 + 4 √2, और उससे अगले में क्या आ जाएगा भाई 3 + 5 √2, फिर उससे अगले में क्या आ जाएगा 3 + 6 √2। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट 3 टर्म्स लिख लेना आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बात करें भाई, आगे बात करते हैं 6 वाले पोर्शन पे, ठीक है ना, 6 वाले क्वेश्चन पे, एज दैट सिंपल। 0.2, तो डी की वैल्यू निकालेंगे, ये फर्स्ट टर्म है आपकी, ए है, अब 0.2 डी निकालेंगे तो क्या करेंगे, 0.22 में से 0.2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा क्या भाई, ये आपको मिल जाएगा 0.02, क्या मिलेगा 0.02। क्या अगले वाले में भी से यही मिलेगा, तो देखो
इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो 0.2222 4 टाइम्स है, माइनस 0.222 कितना 3 टाइम्स है। तो जरा सब्ट्रैक्ट करो इसमें से, तो ये 0.0002 मिलेगा आपको इन द सेंस। तो d इज नॉट सेम, d इज नॉट सेम, देयरफॉर दे आर नॉट इन AP। ये किस में नहीं है, AP में नहीं है। तो AP में ये भी नहीं था, AP में ये भी नहीं था, AP में ये तो था, ये भी था, ठीक है, और ये भी था। क्लियर? आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। इसी तरीके से जो 6th वाला ये 7th वाला पार्ट है और 8th वाला पार्ट है, इसे आप ट्राई करें, ठीक है। मैंने 3 आपको करा दिए हैं और भी कराऊंगा, ठीक है। तो चलो आगे बात करते हैं, ठीक है। ओ तेरी, इसमें तो बहुत सारे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनो, कितने हैं पूरे भाई, 15 है पूरे के पूरे, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, वो वाले 2 आप कर लेना खुद ही, ठीक है ना। इजी से सिंपल है, मैंने आपको समझा दिया, डी चेक करना है, ठीक है। यहाँ देखो 9th, देखो 9th को डायरेक्ट कर सकते हैं, 1 है, 3 है, 9 है, 2 7 है, ठीक है ना, एज दैट सिंपल। इसके और इसके बीच में गैप कितने का है भाई, कितना ऐड हो रहा है इसमें, 2 ऐड हो रहा है। इसमें और इसमें कितना ऐड हो रहा है भाई, 6 ऐड हो रहा है। इसमें और इसमें कितना ऐड हो रहा है, बाप रे, इसमें तो 20 कितना ऐड हो रहा है भाई, 18 ऐड हो रहा है, ठीक है। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 18 ऐड हो रहा है, ठीक है ना, तभी ये बन रहा है। तो इस तरीके से क्या है चीज़ें, दे आर नॉट इन AP, दे आर नॉट इन AP। ये किस में नहीं है, AP में नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि D सेम नहीं है, ठीक है ना, बिकॉज D इज नॉट सेम। काफ़ी देर से बोले जा रहा हूँ, अब तो शब्द भी लड़खड़ाने लगे मेरे, ठीक है ना। देखो इसको सुनो, इसको सुनो, A है आपके पास, 2A है आपके पास, 3A है आपके पास, और 4A है आपके पास, एज दैट सिंपल हो गया। अब आपको करना क्या है, D चेक करना है। D देखो, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे 2A माइनस A, आपको A मिलेगा। इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 3A माइनस 2A, आपको अगेन A मिलेगा। इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करोगे D की वैल्यू, तो ये 4A माइनस 3 है A, आपको अगेन A मिलेगा, ठीक है ना। आई होप, तो लिख देना, दे आर इन AP, D इज सेम, D इज सेम, बिकॉज ऑफ D इज सेम। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए अगला वाला करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, जो ये पावर वाले होते हैं ये तो कभी भी AP में नहीं होते, ठीक है ना, एज दैट सिंपल, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलें आगे करें, फिर भी कर लेते हैं, ठीक है। 11th पार्ट देखो, कहता है A, यहाँ पे D निकालेंगे तो A² माइनस A कितना मिलेगा भाई, A² माइनस A कितना मिलेगा, बताओ ज़रा। A² माइनस A, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं A माइनस 1, इस तरीके से A कॉमन ले लिया, ये D आ गया आपका, ठीक है। अगेन दोबारा लिखो भाई, अगेन D निकालेंगे। इस बार क्या करते हैं, इसमें से इसे माइनस कर लेते हैं, A की पावर 4 माइनस A की पावर कितना, A की पावर 3। तो इस बार कॉमन क्या आ गया भाई, A की पावर 3, तो अंदर क्या बचा, A माइनस 1। तो ये भी D इज नॉट सेम, D इज नॉट सेम, D इज नॉट सेम, therefore they are not in AP, they are not in AP। ये किस में नहीं है, AP में नहीं है, एज दैट सिंपल। अब आप देखो रूट वाला देखो, ये क्या ये AP में है, तो आप निकालो भाई, ठीक है ना। 12th पार्ट देखो, √2 है, D निकालो भाई, ये है 8 रूट माइनस √2, ये AP में हो सकता है आपका, ठीक है। ध्यान से सुनना, 8 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 4 2 2 और 2, तो रूट में अगर हो तो 2 पेयर बाहर आ जाएंगे, 2 पेयर बाहर आ जाएंगे, मतलब एक बन के बाहर आएगा, अंदर बचेगा √2 माइनस √2। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास बचेगा √2। अगला सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। 32 में से 18 माइनस कर लेते हैं भाई। 32 को आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2 16 फिर से 2, ठीक है ना, फिर 8 फिर से 2, ठीक है ना। फिर ये कितना बनेगा भाई, 4 और फिर से 2 4 और फिर से 2 1, ठीक, 2 और 1, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 2 के पेयर बना लो, देखो 2 के पेयर बन गए। तो ये जो 32 है ना, √32 और माइनस √18, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं भाई 2 × 2 4, क्योंकि 2 पेयर देखो बाहर आए हैं, 2 पेयर कैसे हैं बेटा, बाहर आए हैं आपके, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × में 2 √2 माइनस 18 को क्या लिख सकते हो भाई, 18 को 2 से करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 9। फिर आई एम सॉरी, फिर यहाँ पे माइनस करोगे तो 3 और 3 से करोगे तो 1, तो इसे लिख सकते हैं, देखो 3√2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4√2, ये हो जाएगा 3√2। अगेन जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको पास D की वैल्यू कितनी मिल जाएगी भाई, √2 मिल जाएगी, ठीक है ना। तो देयरफॉर यहाँ पे लिख देना,
एज दैट सिंपल करके दे आर इन ए पी, ठीक है ना, बिकॉज डी इज सेम, बिकॉज डी इज सेम, डी इज सेम। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। यहाँ दिल्ली में आजकल ना आई फ्लू बहुत हो रहा है, मेरे को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है इसमें आजकल, ठीक है ना, बट कोई नहीं, इतना नहीं है। ऑफलाइन क्लासेस में तो हालत ख़राब है, कई बच्चों को बाहर घर भेजना पड़ गया मुझे, ठीक है ना। तो डी इज सेम इस तरीके से आप कर सकते हो। तो हमने 12th पार्ट तक कर लिया है, ठीक है ना। इसको भी आप सॉल्व करके देखना चाहें तो कर सकते हैं। ये एपी में नहीं होगा, दिख ही रहा है, ठीक है। ये भी एपी में नहीं होगा, ये भी एपी में नहीं होगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी, बट फिर भी एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है, कर लेते हैं, ठीक है ना। 13th देखो √3 है ना, तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, √6 माइनस √3। √6 को क्या लिख सकते हैं भाई, √2 इंटू √3 लिख सकते हैं भाई, माइनस √3 ये जो आएगा। तो यहाँ से √3 कॉमन आ गया, क्या बचा भाई, √2 माइनस 1 बचा। अगले वाले में से सब्ट्रैक्ट करो, डी निकालो यहाँ पे ना, 12 में से माइनस करो। तो 12 को क्या लिख सकते हैं भाई, 12 को क्या लिख सकते हैं भाई, देखो 12 को क्या लिख सकते हैं भाई, 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3 और 3 से करेंगे 1, ठीक है ना। तो 2√3 लिख सकते हैं, 2√3 लिख सकते हैं किसे, 12 को, और माइनस क्या करना है 9, 9 माइनस 3 मतलब कोई √9 का मतलब क्या होता है 3, तो इसमें से माइनस करने पे कुछ नहीं बन रहा। तो डी इज नॉट सेम, डी इज नॉट सेम, देयरफॉर दे आर नॉट इन एपी। ये किस में नहीं है, एपी में नहीं है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। एक क्वेश्चन तो मैं होमवर्क पक्का दूंगा भाई साहब आपको, ठीक है, ध्यान से सुन लेना। कौन सा कराऊं इन दोनों में से, ये वाला या ये वाला, ठीक है, कौन सा करें, ये वाला कर ले या ये वाला कर ले, ठीक है। पहले ये वाला देखते हैं, XIV। तो देखो 1 की क्यूब क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर क्या बनेगा 1, 2 का स्क्वायर क्या बनेगा भाई 9, 5 का स्क्वायर 25 और ये 49। कहाँ से 8 का डिफरेंस है, और इसमें सॉरी बेटा बहुत देर से बोल रहा हूँ, 9 और इसमें कितने का डिफरेंस है, इसमें तो बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से इसमें और इसमें और भी ज़्यादा का डिफरेंस है। तो इसी तरीके से जो है चीज़ें आप जो है कर सकते हो अपने कि दे आर नॉट इन एपी, डी इज़ नॉट सेम, डी इज़ नॉट सेम, डी इज़ नॉट सेम, देयरफॉर दे आर नॉट इन एपी। ये किस में नहीं है, एपी में नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट में देखो क्या है, लास्ट पार्ट में है क्या कि 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 भाई, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, फिर 7 का स्क्वायर कितना होता है भाई 49 और 73 है लास्ट में एट द, और ये ऐसे ही चलता जा रहा है, ठीक है। तो देखो इस और इसके बीच में कितने का गैप है 24 का, इसके और इसमें कितने का गैप है भाई 24 का, ठीक है ना। इसमें और इसमें कितने का गैप है भाई, ध्यान से देखो 73 माइनस 49, तो अगेन 4 और यहाँ पर कितना बचेगा 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा 24। अगेन इसमें तो है भाई, तो ये लास्ट वाला तो आपका एपी है। एज डी इज सेम, एज डी इज सेम, देयरफॉर दे आर इन एपी, दे आर इन एपी, ठीक है। तो डायरेक्टली हम नहीं बता सकते, जब थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं, बट एटलीस्ट आपको सॉल्व करके तो देखना पड़ेगा कि डी सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ओके अगला क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, ठीक है, चलिए ठीक है। तो डी सेम है लास्ट वाले क्वेश्चन में, तो ये क्या हो गया एपी में हो गया। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आप चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, और हमने बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं, 5.1 भी, 5.2 भी, 5.1 तो हो गई, 5.2, 5.3 इस तरीके से, जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन है उनको पार्ट्स में बनाएंगे, ठीक है। वीडियोस लेंथी हो जाते हैं तो इस वजह से होता है, बट कोई नहीं, चलिए आगे मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय।